अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी आपके? खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? मुझे उम्मीद है मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही होगी। उमर भाई, आप मुझे सुन रहे हैं तो प्लीज़ कंफर्म करें, जो स्पीकर है क्लास में उससे आवाज़ आ रही है। हाँ, मुझे लगता है बच्चों के ना जो मुझे फील हुआ है वो ये है कि बच्चों ने मेरी पहली वाली क्लासेस ऑफ, वाली क्लास ये वाली भी ऑफ है। मुझे जो लगा है वो शायद इसलिए दे आर नॉट इन द क्लास, आई थिंक सो। मुझे लग रहा है कि आपस में उन्होंने डिस्कस कर लिया है कि भी आज सर ने नहीं आना। इवन ऑनलाइन भी नहीं बैठे हुए दोस्त। मुझे तो ये लग रहा है क्योंकि मुझे यहाँ तक याद पड़ रहा है, सी लॉ में तो मैंने मैसेज नहीं किया था। मैं ऑनलाइन वालों को ज़रा मैसेज कर देता हूँ कि क्लास स्टार्टेड, ताकि स्टूडेंट्स कैन जॉइन अस। आपको आप आवाज़ ठीक आ रही है वैसे स्पीकर की? हम देख लेते हैं 2-4 मिनट, अगर तो उमर भाई आप स्पीकर आपने लगा दिए हैं, आवाज़ ठीक जा रही है? अगर बच्चे बैठे हो फिजिकल में तो उनको आवाज़ आएगी ना?
तो आवाज आ रही है मेरी आपको? स्पीकर में आवाज आ रही है? आवाज क्लास की? नहीं, स्पीकर लगे हुए यहाँ के नहीं? हाँ जी, आ रही है। अच्छा, स्पीकर की आवाज आ रही है, ठीक है। चलिए 5 मिनट में देखता हूँ, अगर तो मेरा ख्याल है वो मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, बच्चों ने ऑफ कर लिया मुझे लग रहा है। ठीक है। लेट मी सी, मैं फिर बताता हूँ आपको फिर। ठीक। ओके। ओके।
जी, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है जी आप दोस्तों को? मुझे उम्मीद है जो दोस्त इस वक़्त मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं वो भी, और जो ऑफ़लाइन हैं, ज़ाहिर बात है जो फ़िज़िकल क्लास में साथ बैठे हैं वो भी। मुझे काइंडली जो साहब फ़िज़िकल क्लास में हैं वो मैसेज कर दें कि उनको साफ़ आवाज़ आ रही है कि नहीं, ताकि हम अपनी बात को आगे लेके चल सकें। आज थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई कि शायद मैं पहले क्लासेस में ज़रा बिज़ी था, इसलिए आई कुडन्ट टेक क्लासेस। तो आज लगा उनको कि शायद कंपनी लॉ की क्लास भी आज नहीं होनी है। ऐसा नहीं है, कॉर्पोरेट लॉ की क्लास आज होगी इंशाल्लाह, एंड वी आर हियर। तो ऑब्वियसली जो दोस्त ऑनलाइन हैं वो उसकी रिकॉर्डिंग उनको मिल जाएगी, तो दे विल बी इन अ पोज़ीशन कि वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं इसकी। तो मुझे सिर्फ़ एक कन्फर्मेशन चाहिए, जो दोस्त इस वक़्त ऑनलाइन उस उमामा, मुझे कन्फर्म करें बेटा कि अगर आपको आवाज़ जो स्पीकर पे आ रही है वो ठीक आ रही है कि नहीं, या कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताएँ मुझे, ताकि मैं आगे बात को लेके चल सकता हूँ। मोबाइल पे ठीक है, शुक्रिया। आपकी आवाज़ आपको आ रही है, जो बैठे हुए हैं दोस्त इस वक़्त फ़िज़िकल क्लास में, उमामा भाई, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कन्फर्म करें ताकि मैं अपनी क्लास को आगे लेके चल सकूँ। ठीक है। ओके जी, कल हमने स्टार्ट किया था कॉर्पोरेट लॉ, उसका पूरा सिलेबस का एक आउटलुक बनाई, कंटेंट्स को देखा डिटेल में, और फिर हमने पहला चैप्टर जो कि ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन है कंपनी और कंपनी लॉ के रिलेटेड, उसमें पहला एरिया हमने देखा कि कंपनी जो है वो एक्चुअली एक क्यों ज़रूरत पड़ती है उस इस फॉर्म ऑफ बिज़नेस ऑर्गेनाइज़ेशन को करने की। कारोबार तो आप अकेले भी कर सकते हैं, कारोबार तो आप पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं, लेकिन कारोबार कंपनी के अम्ब्रेला में करने की वजह क्या है? उसके फीचर्स क्या हैं? उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? उसमें हमने देखा कि एक जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, वो कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस की बात हुई, डेट एंड लायबिलिटी की बात हुई, ओनरशिप ऑफ एसेट की बात हुई। इसी तरह रिसीवेबल का राइट किसका है? डायरेक्टर्स कौन हैं जो मैनेजमेंट डेफिनेट करते हैं? और ये तमाम चीज़ें 7 पॉइंट मैंने आपसे कहा, आपने प्लीज़ इसको रिवाइज़ कर लेना एक दफ़ा, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। इसके बाद जो नेक्स्ट एरिया था वो बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया था कि भाई ये जो कब जब सेपरेट लीगल एंटिटी होती है तो उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है? वो एक तो ये है कि लायबिलिटी जो है वो ऑब्वियसली जो मालिकान हैं उनकी लिमिटेड हो जाती है। फिर ओनरशिप जो है वो मैनेजमेंट से डिफरेंट हो जाती है, और फिर ऑब्वियसली इट हैज़ अ परपेचुअल सक्सेशन, और उसके मुताबिक आगे हम लेके चल रहे होते हैं। तो इसी तरह से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या है? बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट था, कल हमने बात की। कंपनी की लायबिलिटी के बारे में बात नहीं हो रही। कंपनी इज़ रिस्पॉन्सिबल फुली फॉर द डेट्स एंड लॉसेस जो कि उसके हैं। लेकिन हाँ, जहाँ तक डायरेक्टर्स की बात है, वो हमने कल बात की कि अगर वो अपने लॉ के मुताबिक दिए गए रोल अदा कर रहे हैं, दे विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल। शेयर होल्डर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी इन्वेस्टमेंट तक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात भी समझ में आ गई। आखिरी बात ये थी कि कई जगहों पे कंपनीज़ अपने शेयर्स पार्शियली पे करवाती है, कुछ पैसे भी शेयर होल्डर्स ने देने होते हैं। तो जितने पैसे देने हों उस दौरान अगर कंपनी लिक्विडेट हो जाए, बंद हो जाए, डिसॉल्व हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, तो उनसे वो जो बकाया पैसे रिसीवेबल हैं वो माँगे जा सकते हैं। ये हमने आपके साथ डिस्कशन की, और ऑब्वियसली जो भी डील कर रहे होते हैं कंपनी के साथ, चाहे वो वेंडर्स हों, चाहे वो एम्प्लॉइज़ हों, सप्लायर्स हों, कोई भी बैंकर्स हों, तो नाम के साथ जब लिमिटेड लिख दिया जाता है तो उससे ये बात उनको समझा दी जाती है कि भाईजान समझ लें बात, कि इस फॉर्म ऑफ बिज़नेस के अंदर जो मालिकान हैं, उनकी लायबिलिटी जो है वो ख़ास तौर पे लिमिटेड है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बात आप दोस्तों को क्लियर है, इसमें भी कोई परेशानी की बात नहीं है। और फिर हमने कहा कि पाकिस्तान के अंदर जो एससीसीपी है, जो आपका सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वो रेगुलेट करता है। लॉ कौन-सा है वो आपके सामने है। कंपनीज़ एक्ट है, मेमोरेंडम इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल इज़ बाय लॉज़। यहाँ तक हमारी बात मुकम्मल हो गई थी। कोई सवाल हो, कोई बात आप पूछना चाहते हो, ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपके साथ इस वक़्त डिस्कस कर रहा हूँ जी, प्लीज़। मुझे मैं क्योंकि जो है ना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँगा,
मैसेज, क्या नाम है उमामा, आप प्लीज मुझे वो मैसेज अगर कोई ऐसा है जिसके मैं जवाब देना चाहता जो चाहूंगा, तो मुझे आप व्हाट्सएप पे जरूर वो मैसेज फॉरवर्ड कर दें ताकि मैं उसका आंसर कर सकूं। ओके, लेट्स स्टार्ट। जी कंपनी क्या है? कंपनीज एक्ट 2017 के मुताबिक जो है वो कंपनी, वो जो फॉर्म और रजिस्टर हो अंडर कंपनीज एक्ट 2017 या कंपनी लॉ के मुताबिक। अच्छा, कंपनी लॉ कहना की क्या जरूरत थी? इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर किसी टाइम पे कोई लॉ एप्लीकेबल रहा है। जब पाकिस्तान बना था 1947 में, तो कंपनीज एक्ट 1913 एप्लीकेबल था कंपनीज की रजिस्ट्रेशन के लिए, उनकी फॉर्मेशन के लिए, उनके अफेयर्स को देखने के लिए। उसके बाद जब 1984 में पहली दफा पाकिस्तान के अंदर कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 पाकिस्तान का बना हुआ कानून एप्लीकेबल हुआ, तो ऑब्वियसली उसको फिर साथ लेके चला गया। फिर कुछ टाइम के लिए कंपनीज ऑर्डिनेंस 2016 भी अप्लाई किया गया, और फिर अगले साल ही फिर कंपनीज एक्ट 2017 जो कि इस वक्त एप्लीकेबल है। इन तमाम को कंपनी लॉ कहा गया कि भाई किसी भी कानून के मुताबिक कभी भी कोई कंपनी रजिस्टर हो गई होगी या हो रही है या होगी, वो सब की सब जो हैं कंपनी की डेफिनेशन में आएंगी। मेरा ख्याल है कि इसमें तो कोई परेशानी वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। दूसरी डेफिनेशन जो है, जो कंपनी और कंपनी लॉ के बाद, वो है बॉडी कॉर्पोरेट। क्योंकि कल भी हमने एक बात की थी, कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट का मतलब एक कल्चर जिसमें सक्सेशन रहेगा बिजनेस का, उसे हम कहेंगे बॉडी कॉर्पोरेट। और कॉर्पोरेशन इंक्लूड्स, कुछ चीजें इसमें शामिल होंगी और कुछ नहीं होंगी। जैसे कोई भी कंपनी जो 2017 कंपनीज एक्ट के मुताबिक या कंपनी लॉ के मुताबिक रजिस्टर होगी, वो बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी। उसमें तो कोई मसले वाली बात है ही नहीं। लेकिन अगर पाकिस्तान से बाहर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट की गई है उस मुल्क के कवानीन कंपनी लॉ के मुताबिक, तो बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में तो वो भी आ जाएगी। और इसी तरह से एनी बॉडी कॉर्पोरेट डिक्लेयर्ड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन द रेलेवेंट स्टैट्यूट, किसी और कानून में आपको कहा गया कि जनाब ये जो है ना बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएगी, जो है ना, मैं मिसाल देने जाता हूँ, जिसमें आई कैप है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ पाकिस्तान जो है, अगर हम बात करें तो वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है। अब वो एक्चुअली तो कंपनी लॉ के मुताबिक या कंपनीज एक्ट के मुताबिक रजिस्टर नहीं हुआ आई कैप, ICMAP कह लें, लेकिन उसका एक अपना कानून है, रेलिवेंट स्टैच्यू है, उसके मुताबिक उसको हमने बनाया और वो बॉडी कॉर्पोरेट की डिक्लेयर किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि बॉडी कॉर्पोरेट की चीजें क्या क्या होंगी वो आपको समझ में आ गई, और क्या नहीं होंगी वो क्या है। बट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कोऑपरेटिव लॉ के मुताबिक जो है वो रजिस्टर होती है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, लेट मी गिव एन एग्जांपल। मॉडल टाउन जो सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी है मॉडल टाउन के लोगों के लिए, मेंबर्स के लिए, दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ कॉर्पोरेट। मतलब कोई इंडिविजुअल्स नहीं है वहां पर, लेकिन दैट बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट डिफाइंड एज बॉडी कॉर्पोरेट इन cooperative societies are not actually body corporate. इसी तरह any other entity not being a company as defined in law or any other law for the time being in force, which the concerned minister of federal government may by notify specify in this behalf. तो वो कहना ये चाह रहा है कि अगर कंपनी नहीं है, कंपनी लॉ के मुताबिक भी नहीं है, किसी और कानून के मुताबिक भी पाकिस्तान में उसको इनकॉर्पोरेट नहीं किया गया, पाकिस्तान से बाहर भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है वो, तो लेकिन जो मिनिस्टर ऑफ दैट रेलिवेंट जो मिनिस्ट्री है, वो अगर अपने नोटिफाई कर दे कि जनाब इट इज टू बी ट्रीटेड एज अ कंपनी, लेकिन वो कंपनी बनेगी नहीं, उस मतलब ठीक है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं होगी, उसको हम वैसे एक स्टेटस कंपनी का दे सकते हैं या जो भी सूरत हाल है एंटिटी को, लेकिन दैट वुड नॉट बी ट्रीटेड एज इन द आईज ऑफ लॉ, दैट इज नॉट अ कंपनी एंड दैट इज नॉट बॉडी कॉर्पोरेट बाय द वे। तो इसलिए ये एक छोटी सी डेफिनेशन है, इसमें कोई ऐसा परेशानी या टेंशन वाली बात नहीं है। रट्टा लगाना पड़े तो वो भी लगाया जा सकता है कि भजन उसने इसको आगे एक्सप्लेन भी करने की कोशिश की है जो मैंने आपके सामने रखा, लेकिन मैं वन बाय वन आपसे शेयर करूंगा। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब वो कंपनी जो कंपनी लॉ के मुताबिक इनकॉर्पोरेट हो। बॉडी कॉर्पोरेट वो जो पाकिस्तान से बाहर किसी
कंपनी लॉ के मुताबिक इनकॉर्पोरेट हो। बॉडी कॉर्पोरेट वो जो पाकिस्तान में किसी और कानून के मुताबिक एज ए बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर्ड हो, जैसे मैंने आपके सामने आई कैप की एग्जांपल दी। लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट में शामिल क्या नहीं होगी? कोऑपरेटिव सोसाइटीज, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज लॉ के मुताबिक रजिस्टर होती हैं, और ऐसी एंटिटी जो कंपनी नहीं है और उसके रेलेवेंट फेडरल मिनिस्टर ने उसको नोटिफाई किया हुआ है फिर इसके बिहाफ पर, तो फिर भी उस लॉ के बिहाफ पर वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, बस उसको आप जो मर्जी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इज ट्रीटेड टू बी डेफिनेशन। उसने इसको बड़ा खूबसूरत तरीके से एग्जाम्पलीफाई कर दिया। इस किताब को अगर आप पढ़ेंगे, मैंने आपको पहले भी कहा था, आई कैप की बुक से ही मैं पढ़ाता हूँ और पढ़ाऊंगा। क्यों? क्योंकि उसने बड़ा फोकस करके चीजें समझाई हैं, वन बाय स्टेप चला है। वो जो कमी थी, वो जो शॉर्टेज थी पिछली किताबों के अंदर लॉ की, वो उसने इसमें खत्म करने की कोशिश की है। जैसे अब देखें, उसने बताया कि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब होता है आर्टिफिशियल, लिटरली जो मीनिंग है, लिटरेचर में जो मीनिंग है, दैट इज ट्रीटेड टू बी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। इसीलिए हम आमतौर पर कहते हैं कि जो भी कंपनी होती है वो एक बॉडी कॉर्पोरेट है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। तो होप सो ये बात समझ में आ गई। फिर उसके बाद, however, the definition of body corporate is broader in the addition the companies registered includes company registered outside पाकिस्तान, जो स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट्स लाइक स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ये भी तो, अब स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो कंपनी लॉ के मुताबिक रजिस्टर नहीं हुआ, बट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इज ए बॉडी कॉर्पोरेट बिकॉज इट इज एक्चुअली फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड थ्रू उसके अपने लॉज है उसके मुताबिक। हाउएवर द पर्पस ऑफ कंपनीज एक्ट, cooperative society shall not be considered as foreign, federal government may also exclude foreign company और statutory body definition। हालांकि फॉरेन गवर्नमेंट जो है वो, जो मिनिस्ट्रीज हैं, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन के तौर पे काम कर रही होती हैं, बट दे वुड नॉट बी ट्रीटेड एज बॉडी कॉर्पोरेट। देखिए एग्जांपल भी दे दिए उसने। ऑरेंज लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान ऑपरेटिंग ब्रांच ऑफिस अराउंड द ग्लोब। तो क्या है जी? दिस इज कॉल्ड बॉडी कॉर्पोरेट। क्यों? क्योंकि इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान अंडर कंपनी लॉ। इसी तरह ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन इज रजिस्टर्ड इन यूएसए operating office in Pakistan, it is also a body corporate, but it is not to be treated as company in the law of the company, because company के लिए जरूरी है कि वो company law, Companies Act 2017, Companies Act 2017 या जो कंपनी लॉ की डेफिनेशन हमने ऊपर पढ़ी उनके मुताबिक वो रजिस्टर हो तो कंपनी कहलाएगी। हाँ, बॉडी कॉर्पोरेट वो हो सकती है जो ऐसी कंपनी जो यूएसए में रजिस्टर्ड है, ये उसकी बात हो रही है। इसके बाद example number 5, XYZ Housing Cooperative Society is generally body corporate, but for the purpose of Companies Act, it shall not be considered as body corporate। ये हमने भी बात की आपके सामने, उम्मीद है कि ये भी क्लियर हो गई होगी। अब देखें, वो जो ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन है जो यूएसए में इनकॉर्पोरेट की गई है, ऑपरेटिंग ब्रांचेस इन पाकिस्तान, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट नॉट अ कंपनी। बात समझ में आ गई? कंसर्न मिनिस्टर नोटिफाई कर दे उस फॉरेन को कि shall be not be considered as body corporate for the purpose of the Companies Act, तो shall not be body corporate for the application of the law। अगर वो जो जिस मिनिस्ट्री के अंडर वो कंपनी आती है वो उसको स्पेसिफिक कंपनी को नोटिफाई कर दे कि जनाब ठीक है, कंपनी तो ये वैसे ही नहीं है, क्योंकि कंपनी लॉ में रजिस्टर नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट ये थी क्योंकि बाहर रजिस्टर थी, लेकिन पाकिस्तान में अगर उसने लॉ मेकर ने कह दिया कि ये रजिस्टर नहीं करी जाएगी तो फिर ये नहीं कंसिडर की जाएगी। तो दिस इज टू बी ट्रीटेड एज डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट। आई होप ऑल ऑफ यू आर नाउ कंफर्म कि कोई मसला नहीं है। फिर भी आपकी बेटा फीडबैक जरूर चाहिए मुझे। जो खास तौर पे दोस्त ऑनलाइन है वो भी हमें बता सकते हैं, और जो ऑफलाइन है वो तो फिर बता ही देंगे, कोई मसला नहीं है। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन इज फॉरेन कंपनी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जी, क्योंकि इसके लिए वो इसमें से कई दफा वो सवाल बनाने की भी कोशिश करता है। बहरहाल, फॉरेन कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड पाकिस्तान। सिंपल सिंपल इज दैट कि भाई ऐसी कंपनी जो पाकिस्तान से बाहर रजिस्टर हुई है, इनकॉर्पोरेट की गई है। अब वो कंपनी भी हो सकती है, वो बॉडी कॉर्पोरेट भी है। तो कंपनी कौन सी होगी? जो पाकिस्तान में कंपनी लॉ के मुताबिक रजिस्टर हो जाएगी तो वो कंपनी बन जाएगी, वही बॉडी कॉर्पोरेट। लेकिन
अदरवाइज वो बॉडी कॉर्पोरेट तो कहलाएगी क्योंकि उसने डेफिनेशन बताया हुआ। लेकिन इसके फीचर्स क्या हैं? दो हैं। एक, हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस और लाइजन ऑफिस इन पाकिस्तान, whether by itself or through its agent, physically or through e-form, electronic mode। पाकिस्तान के अंदर फॉरेन कंपनी, कौन सी कंपनी? या तो वो कंपनी हो तो भी उसको फॉरेन कंपनी कहेंगे, और अगर बॉडी कॉर्पोरेट हो जो कि बाहर तो रजिस्टर्ड है, यहाँ नहीं है, वो भी फॉरेन कंपनी कहलाएगी अगर उसका लाइजॉन ऑफिस, यानी कि जो जिसे हम कहते हैं कि डिस्कशन, जो जो कॉन्टेक्ट ऑफिस होता है वो पाकिस्तान में है, या उसका बिजनेस है पाकिस्तान में, प्लेस फैक्ट्री है या कोई फ्रेंच शोरूम है या कोई ऐसी चीज है, चाहे वो खुद वहां पर मौजूद है कंपनी, उसके बिहाफ पे उसका एजेंट काम कर रहा है, या वो फिजिकली दफ्तर है उसका पाकिस्तान, लाहौर में, कराची, इस्लामाबाद, कहीं भी, या वो इलेक्ट्रॉनिकल मोड में उसके साथ वो डील कर रहे हैं, इवन देन कोई परेशानी नहीं है, दैट इज ट्रीटेड टू बी फॉरेन कंपनी। इसी तरह कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन पाकिस्तान इन एनी अदर मैनर स्पेसिफाइड, वो कहता है कोई भी एक्टिविटी पाकिस्तान में वो करेगा, अगर वो बॉडी कॉर्पोरेट या कंपनी है तो वो फॉरेन कंपनी बन जाएगी। ये छोटी छोटी उसने एग्जांपल और प्रैक्टिस क्वेश्चन के मुताबिक बताने की कोशिश की है। एक छोटी एग्जांपल दी है, वो जो ऑरेंज इनकॉर्पोरेशन थी, जो यूएसए में इनकॉर्पोरेट थी, पाकिस्तान में एक ब्रांच ऑफिस उसने शुरू किया हुआ है। पाकिस्तान में वो रजिस्टर्ड नहीं है कंपनी के तौर पे, लेकिन उसकी प्लेस ऑफ बिजनेस है पाकिस्तान में, दैट्स व्हाई इट इज ट्रीटेड टू बी अ फॉरेन कंपनी। आई होप इट इज क्लियर, कोई परेशानी नहीं है। आज अब तक की डिस्कशन के अंदर अगर आप मुझसे पूछें तो दो ही डेफिनेशन मेनली हमने देखी हैं। एक बॉडी कॉर्पोरेट की, उसका इसने एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी दे दिया कि अंडर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2017 एक्सप्लेन द टर्म बॉडी कॉर्पोरेट और कॉर्पोरेशन। ये आपके सामने एक दो तीन पॉइंट, ऐसी बॉडी कॉर्प, ऐसी कंपनी जो जो पाकिस्तान में कंपनी लॉ के मुताबिक रजिस्टर हुई है, इनकॉर्पोरेट हुई है, वो बॉडी कॉर्पोरेट। किस पाकिस्तान से बाहर कंपनी के नाम पर रजिस्टर हुई है, जैसे अभी हमने यूएसए में यूके में बात की, दैट इज बॉडी कॉर्पोरेट। और इसी तरह से कोई रेलिवेंट लॉ के मुताबिक स्टेट बैंक है, आई कैप है, वो भी बॉडी कॉर्पोरेट ही कहलाएगी। इसी तरह कॉर्पोरेट सोसाइटीज कैन नॉट बी ट्रीटेड एज बॉडी कॉर्पोरेट, और है तो वो बाहर कंपनी एंटिटी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उसको उसने बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन से मिनिस्ट्री ने निकाल दिया, तो निकल जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ तक बात आपको समझ आ गई होगी। फिर भी बेटा कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात आप पूछना चाहते हो, मोस्ट वेलकम टू आस्क प्लीज। कोई सवाल नहीं, क्योंकि मैं फिर वही कहूंगा कि प्रॉब्लम ये है कि आपके आंसर्स देखने के लिए, आपका जो फीडबैक देखने के लिए मुझे आना पड़ता है इस पे। बाकी जो दोस्त बैठे हुए हैं फिजिकली, उनके बारे में उमामा पूछ के हमें बता सकते हैं। उमामा भाई प्लीज व्हाट्सएप उसमें बता दें, क्योंकि मेरे ख्याल में ये जो दोस्त आपके पास बैठे हुए हैं इस वक्त, आई थिंक सो दे आर नॉट रजिस्टर्ड येट दिस वीक। तो आप प्लीज उनसे कहें कि पूछ के आप मुझे कंफर्म कर देंगे, इफ दे आर ओके तो हम आगे चल सकते हैं इंशाल्लाह ताला। अब कंपनी क्या है, ओके थैंक यू, कंपनी क्या है ये बात हो गई, कंपनी का स्टेटस क्या है ये बात हो गई, फॉरेन कंपनी किसे कहते हैं, बॉडी कॉर्पोरेट किसे कहते हैं, ये बात हो गई। अब हम चलते हैं टाइप्स ऑफ द कंपनी के लिए। देखें, कंपनी की जो टाइप्स हैं अगर मैं आपके सामने रखूं, मैं इसका वन नोट में आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये आपके सामने टाइप्स ऑफ कंपनी हम लिख रहे हैं।
अगर हम ये बात करें कि कितनी तरह की कंपनीज हैं जो कंपनी लॉ में या कंपनीज एक्ट में डिफाइन की गई हैं, वो अगर आपके सामने रखूं, सबसे पहले तो क्योंकि एक कॉन्सेप्ट है लिमिटेड लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी। These are for members और शेयर होल्डर्स। ये 3 तरह की हैं। एक है कंपनी विच इज लिमिटेड बाय शेयर्स, दूसरी है कंपनी विच इज लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरी है अनलिमिटेड कंपनी। ये भी है, इनको हम वन बाय वन आपके साथ डिस्कस करेंगे। देखिए, जहां तक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स हैं, जारी बात है वो कंपनी जो है उसका एक शेयर कैपिटल होगा जो नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड होगा, और फिर हर बंदा, हर पर्सन, चाहे वो इंडिविजुअल हो चाहे वो कंपनी हो, कोई भी आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो, नेचुरल हो, वो शेयर्स खरीद सकता है। जैसे ए ने मिस्टर ए ने कुछ शेयर्स खरीदे हैं, मिस्टर ए ने कुछ शेयर्स खरीदे इसी कंपनी के 10,000 शेयर्स, 10,000 शेयर्स खरीदे। सपोज उस वक्त फेस वैल्यू 10 रुपए थी, तो जाहिर बात है उसने 1 लाख रुपए के अमाउंट कंपनी को बैंक अकाउंट में कर दी, और उसको एक शेयर सर्टिफिकेट, कुछ ऐसा शेयर सर्टिफिकेट उसको मिल गया। कोई ABC लिमिटेड एक कंपनी थी सपोज, उसकी उसमें लिखा हुआ है कि आप 10,000 शेयर्स, फिजिकली भी है, वैसे भी आजकल तो इलेक्ट्रॉनिकली मिल जाता है, शेयर्स आपको मिले, उसका सीरियल नंबर भी होता है, सीरियल नंबर फलां से लेके फलां तक आपके शेयर्स इशू हो गए, साइन स्टार स्टैंप हो गई। अब ये सर्टिफिकेट है। लिमिटेड लायबिलिटी बाय शेयर्स का मतलब ये है कि जितने शेयर्स उसने खरीद लिए, उसकी लायबिलिटी उस कंपनी के साथ उतनी ही अटैच है, उससे ज्यादा नहीं है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आपने नंबर ऑफ शेयर्स अगर आपने नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 खरीदे हैं, एक सेकंड बेटा, जरा मैं अभी आता हूँ।
जी सर, तो कंपनी की टुवर्ड्स जो लायबिलिटी है बाय शेयर्स का मतलब ये है कि ऐसी इस कंपनी में जो भी शेयर होल्डर्स होंगे, जो भी मालिकान होंगे, उनकी लायबिलिटी शेयर्स की एक्सटेंट तक है। यानी कि अगर उसे 10,000 शेयर्स खरीदे हैं और वो कितनी भी अमाउंट के खरीदे हैं, उतनी अमाउंट के वो जिम्मेदार हैं। अगर उससे ज्यादा लॉस होएगा, उससे ज्यादा नुकसान होगा, उससे ज्यादा डेट होगा, तो शेयर होल्डर्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। देयर लायबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द शेयर्स व्हिच दे आर होल्डिंग। दैट इज द पॉइंट व्हिच यू हैव टू बी केयरफुल। दूसरा, लिमिटेड बाय गारंटी। कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जिनमें शेयर्स नहीं होते, they are not actually registered through shares, they are registered through guarantees। जिस तरह पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज है, उसके जो शेयर्स नहीं है, उसके गारंटी की जाती है कि जनाब ये कंपनी हमने बना दी। हर मालिक, हर जो शेयर होल्डर है, वो अपनी अपनी गारंटी दे रहा होता है। मेरी तरफ से 5 लाख की गारंटी है, 2 लाख की है, 4 लाख की है, 50 लाख की है, 20 लाख की है। दीज आर द कॉल्ड गारंटीज। जो मेंबरशिप फीस भी हो सकती है उस कंपनी के अंदर जाने की। तो वो जो गारंटी है ना भाई, उतनी लिमिट लायबिलिटी है आपकी। इससे ज्यादा जो बंदा गारंटी दे, उससे ज्यादा की गारंटी नहीं है। ये इसके अंदर अमाउंट गारंटेड बाय ओनर्स। जैसे मैंने आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एग्जांपल दी। एंड बाय द वे, अनलिमिटेड लायबिलिटी कंपनी होती कम है, लेकिन बहरहाल इसका कॉन्सेप्ट है। इसमें फिर जारी बात है, जो शेयर होल्डर्स है वो लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, इट इज सेम। क्या मतलब? जारी बात है, जो भी करेंगे उसको नुकसान होगा, डेट होगा, दैट इज टू बी पेड थ्रू their personal properties। तो these are the types of the companies which is limited liability concept के context के अंदर। तो मैं वन बाय वन अब आपकी अंग्रेजी भी पढ़ा देता हूं ताकि आपको याद रह जाए। वो कहता है टाइप्स ऑफ द कंपनी अकॉर्डिंग टू द मेंबर्स लायबिलिटी या शेयर होल्डर्स लायबिलिटी। हमें यही कहा ना कि उनकी लायबिलिटी क्या है। वो कहता है शेयर होल्डर्स की लायबिलिटी, एक है लिमिटेड बाय शेयर्स, एक है लिमिटेड बाय गारंटी। ये सेक्शन पे लिखा हुआ है, इसकी जरूरत नहीं है याद रखने की, उसने वैसे मेंशन किया हुआ है, बस आप याद रखें। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मींस अ कंपनी having the liability of its members limited by the memorandum of to the extent the amount, if any, remaining unpaid to the share respectively held by them। तो बात समझ में आ गई कि जो अगर तो फुली पेड शेयर्स हैं तो उनकी कोई लायबिलिटी नहीं बनी। अगर एक जिसने बंदे ने भी, मैंने आपसे बात की, ये वन नोट में मैंने बात कर रहा था, इसने 1 लाख रुपए के पैसे दे दिए, अब इसकी कोई लायबिलिटी नहीं रही। इसकी लायबिलिटी लिमिटेड थी इस हद तक कि अगर इसका कोई अनपेड अमाउंट रह जाती फॉर शेयर्स, जैसे कल हमने बात की थी कि ठीक है भाईजान आप 10,000 शेयर्स लें, आपने 7.5 के हिसाब से 75,000 रुपए अब दे दें, और 2.5 के हिसाब से अब बाद में 25,000 रुपए दे दीजिएगा। तो ये 25,000 रुपया इसकी लायबिलिटी है जब तक ये नहीं देगा। अगर खुदा ना खास्ता वो बिजनेस बंद भी हो जाए तो इसकी लायबिलिटी इतनी है जो कि रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा, अनपेड रह जाएगा। तो यही बात वो यहाँ पर भी कहना। और मैंने तो इससे आगे जाके कह दिया कि उसका मैक्सिमम नुकसान क्या हो सकता है, 1 लाख रुपए, इससे ज्यादा कोई नुकसान नहीं होने वाला उसको। इसके बाद most businesses that incorporate as companies are companies limited by shares। The great advantage of this form of the company is that company is able, if shareholders approve, to raise additional capital by issuing the new shares। सारी बात है, अगर पैसे चाहिए तो शेयर कैपिटल में भी इंक्रीज्ड और नंबर ऑफ शेयर्स कैन बी इंक्रीज्ड, अल्टीमेटली लोग खरीदेंगे, पैसे मजीद शेयर्स ले लेंगे और पैसा इकट्ठा किया जा सकता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम दिस टाइप ऑफ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान बाय द वे। सेकंड है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, means a company having a liability of its member limited by memorandum to such amount the members may respectively thereby undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up। कारोबार बंद हो, खुदा ना खास्ता, मतलब उसमें पैसे की जरूरत नहीं होती है उस कंपनी में आमतौर पे, तो वो पैसे नहीं देते उस वक्त, बल्कि वो कहते हैं भाई ठीक है हम गारंटी दे रहे हैं, आप कारोबार इस कंपनी को कहते हैं काम करें आप। जैसे मैंने आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की एग्जांपल दी,
वो कहते हैं आप करते रहे काम, अगर कंपनी लिक्विडेट होती है, कंपनी बंद होती है, तो भाई जो भी पैसे हमें देने पड़ेंगे, इतनी इतनी गारंटी हम दे रहे हैं कि हम आपको डेट देने के लिए, लॉसेस को रिकवर करवाने के लिए हम आपको पैसे देंगे। दिस इज कॉल्ड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी may or may not have a share capital. Obviously share capital in amount, शेयर्स हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। Limited of liability of the members of the company limited by guarantee not having share capital restricted to the amount guarantee as mentioned in the memorandum, ये बात आ जाएगी। और अगर किसी का शेयर कैपिटल भी है तो सारी बात है उसमें इन एडिशन टू द अनपेड शेयर जो ऊपर पहले वाली कैटेगरी थी प्लस गारंटी दोनों को मिला के उसकी लायबिलिटी बनेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि अनलिमिटेड लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय शेयर्स आपको क्लियर है। फिर भी अगर बेटा कोई कंफ्यूजन हो, कोई बात आपको क्लियर ना हो, तो आप जरूर पूछ सकते हैं। अगेन मैं वही प्रोसीजर अप्लाई करूंगा। जो दोस्त मुझे सुन रहे हैं इस वक्त ऑनलाइन, वो भी अपनी फीडबैक दे सकते हैं, और जो इस वक्त ऑफलाइन है उनका बिहाफ पर टीए साहब, मुझे जो टीचर हमारे असिस्टेंट हैं, वो हमें बता सकते हैं कि इफ दे आर कंफर्टेबल तो हम इस बात को आगे लेके चलें। आखिरी जो टाइप है वो अनलिमिटेड कंपनी लायबिलिटी कंपनी की है। ये मैंने अभी आपको बताया कि इसकी तरह कंपनी नॉट हैविंग एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स। दिस हैज ऑल एडवांटेजेस ऑफ नॉर्मल कंपनी एक्सेप्ट द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिट नॉट लिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटीज आर फेयरली रेयर बट समटाइम्स यूज्ड टू पार्टनरशिप स्टाइल बिजनेस। सही बात है, पार्टनरशिप में क्योंकि पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है अनलिमिटेड, तो इसलिए उसने उसी को यहाँ पर बयान किया है। तो भाई एज फार एज members liability is concerned, there are three types of companies, एक limited by shares, एक limited by guarantee, एक unlimited liability। limited by shares के मतलब ये है कि भाई जितना अनपेड शेयर हो अमाउंट होएगी वही उसकी लाइबिलिटी है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। लिमिटेड बाय गारंटी के अंदर गारंटी ओनली भी हो सकती है, तो 70 जिस हद तक गारंटी दी है, और गारंटी प्लस कुछ शेयर कैपिटल भी हो सकता है अनपेड शेयर कैपिटल। तो ये मेंबर्स की जिम्मेदारी है, और अनलिमिटेड का मतलब मैंने आपको बता दिया। आई एम होपफुल इट इज डन, कोई परेशानी की बात नहीं है जी। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट एरिया हमने डिस्कस करना है आज इंशाल्लाह ताला, वो है पब्लिक और प्राइवेट कंपनी का कॉन्सेप्ट। अब प्राइवेट कंपनी में भी दो तरह की कंपनीज हम कह सकते हैं, एक सिंगल मेंबर कंपनी और एक अदर देन सिंगल मेंबर कंपनी। अगर मैं यहाँ पर इसको टाइप्स ऑफ कंपनी के अंदर प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज, तो भाई सबसे पहले हम कहेंगे प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज मैंने आपसे कहा एक होती है सिंगल मेंबर कंपनी, नाम से जाहिर हो रहा है कि ये क्या है, इसमें एक ही मालिक होता है और उसकी अपने नाम के साथ एसएमसी प्राइवेट लिखती है, और अदर्स उसमें सारी बात है 2 से ज्यादा 50 तक होते हैं आमतौर पे मेंबर्स। उसकी रिस्ट्रिक्शंस क्या है अभी हम बात करते हैं। वो अपनी कंपनी के साथ प्राइवेट का वर्ड साथ लिखते हैं नाम के साथ जी। तो ये एक तो प्राइवेट कंपनीज आ गई, और फिर ऑब्वियसली पब्लिक कंपनी है। पब्लिक भी आगे मुख्तलिफ टाइप्स हैं। पब्लिक कंपनी जो है वो जिसे हम आमतौर पे लिस्टेड कंपनी कहते हैं वो भी हो सकती है, और अनलिस्टेड कंपनी है वो भी हो सकती है। पब्लिक कंपनी लिस्टेड कंपनी होगी, पब्लिक कंपनी अनलिस्टेड कंपनी होगी, और पब्लिक कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी भी हो सकती है। ये क्या है, इनको वन बाय वन हम डिस्कस करते चले जाएंगे।
देखिए, जैसे मैंने आपसे भी कहा, सिंगल मेंबर कंपनी का मतलब क्या है? कंपनी विच हैज ओनली वन मेंबर, वन शेयर होल्डर, वन ओनर। इट इज द कंपनी विच कंसिस्ट सिंगल मेंबर हु इज आल्सो द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। वही मेंबर, वही डायरेक्टर, वही सब कुछ। These companies are governed by special rules. In these companies, SMC Private Limited is added with the name of that company, ताकि लोगों को पता हो कि इसमें SMC कंपनी, इसमें भी लाइबिलिटी इसकी जो है वो लिमिटेड ही होगी। सब तमाम एंजॉयमेंट इसकी लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी वाली होगी। बाय शेयर्स है तो जारी बात है। तो लेकिन ऑब्वियसली इट इज ट्रीटेड टू बी कंपनी जी। दिस इज कॉल्ड सिंगल मेंबर कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या है ये आपके सामने। प्राइवेट कंपनी जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक, जो आगे जाके डॉक्यूमेंट हम पढ़ेंगे, जो बाय लॉज है, जिसे हम बाय लॉज कहते हैं ऑफ द कंपनी, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर्स। अगर ऐसी कंपनी जिसके प्राइवेट, जो आमतौर पे प्राइवेट कंपनी जो है वो एक क्लोज सर्किट के क्लोज जो मेंबर्स हैं वो आपस में दोस्त हों या इस तरह मिला के कंपनी बना लेते हैं। तो इसमें एक तो शायद अगर ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा कि इसके शेयर ट्रांसफर नहीं हो सकते, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो प्राइवेट कंपनी है। दूसरा, लिमिट्स द नंबर ऑफ द मेंबर्स टू 50, नॉट इंक्लूडिंग द पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। कंपनी के लोग जितने मर्जी हो, एम्प्लॉयमेंट में नहीं, जो मेंबर्स हैं, जो शेयर होल्डर्स हैं अदर देन द एम्प्लॉयर शेयर होल्डर्स कह लें आप, वो 50 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दूसरी शर्त। तीसरा, prohibits any invitation to the public to subscribe the shares or debentures of the company। जारी बात है, पब्लिक कंपनी होती उस वक्त है जब पब्लिक से पैसा मांगते हैं कि पब्लिक पैसा दें, शेयर्स के डिबेंचर के पैसे पब्लिक से इकट्ठा करना हो तो उस कंपनी को पब्लिक कंपनी कह दिया जाता है। लेकिन अगर उसका लॉ बाय लॉज प्रोहिबिट करते हैं, उससे मना करते हैं कि नहीं भाईजान आप ऐसा, आप प्राइवेटली लोगों से पैसे ले सकते हैं, बैंकों से पैसे ले सकते हैं, जो मर्जी करें प्राइवेटली, अपनी अपनी पर्सनल कैपेसिटी में प्राइवेटली जाके ले लें, बट पब्लिकली लोगों से पैसे आप नहीं मांग सकते प्रोस्पेक्टस के जरिए, इनविटेशन के जरिए। तो दैट इज कॉल्ड प्राइवेट कंपनी। इनमें से कोई भी एक शर्त पूरी है तो प्राइवेट कंपनी है। हाँ, एक बात मुझे जरूर बता दी, प्रोवाइडेड दैट वे 2 or more persons hold 1 or more shares in a company jointly, they shall for the purpose of this definition be treated as single member। वो सिंगल मेंबर ही कहलाएंगे। 2 और 2 से ज्यादा लोग hold 1 or more shares in a company jointly, तो वो एक सिंगल मेंबर कहलाएगा, ना कि वो मिलके इकट्ठे शेयर्स है। तो वो हम ये नहीं कह सकते कि ए और बी जो है वो 2 लोग हैं, उन्होंने मिलके इकट्ठे कंपनी के शेयर्स खरीद लिए हैं, तो वो कहें कि नहीं ये तो जो है ना 2 मेंबर्स हैं। 2 नहीं है, ये एक ही मेंबर गिने जाएंगे। नॉर्मली प्राइवेट कंपनी जो होती है वो स्मॉल एंड मीडियम साइज फैमिली ओन्ड बिजनेसेस के लिए कंपनीज बनाई जाती हैं। क्लोज सर्किट के लोग होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, पैसा भी एक दूसरे ने जान के लगाया होता है, कंपनी पे को दिया होता है, उसके मुताबिक काम कर रहे होते हैं। पब्लिक एट लार्ज इसमें इन्वॉल्व नहीं होती। ये आपके सामने देखिए, उसने बड़ा जबरदस्त किस्म का एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया, ये समझाने के लिए कि क्या आपको पब्लिक कंपनी समझ में आई या नहीं। अब सेक्रेटरी has recently joined ABC Private Limited. She informed the CEO that the membership of the company has crossed maximum number provided under Companies Act 2017। Data उसने इंडिविजुअल कितने लोग हैं, कॉर्पोरेट मेंबर्स 14 हैं और इंडिविजुअल्स जो हैं वो 34 हैं, और जॉइंट शेयर होल्डिंग 3 मिलियन शेयर्स आर हेल्ड बाय 4 मेंबर्स जॉइंटली। उसने 4 लिखे हुए हैं उसने कितने लिखे हुए हैं? 4। 4 नहीं है भाई, ये जो यहाँ पर मसला है, 50 से ऊपर जब बंदे होंगे तो वो प्राइवेट कंपनी की शर्त से निकल जाएगी। अगर बाकी 2 शर्तें नहीं है तो फिर उसको पब्लिक में जाना पड़ेगा। ये प्रॉफिट वाला लफ्ज भी नहीं है और ये जो पब्लिक इन्विटेशन वाला भी नहीं है, तो फिर उसे जाना है। तब इसके मुताबिक वो यही कहना चाह रही है, भाई 22 मेंबर्स को आप मेहरबानी करके हमें प्राइवेट से पब्लिक की तरफ, चाहे अनलिस्टेड में रखें पर पब्लिक की तरफ जाना पड़ेगा। कहते नहीं भाई 2 मिनट ठहरें, लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि बिल्कुल 14 लोग ठीक हैं, 34 ठीक हैं, 48 हो गए, ये चारों लोग मिलके 3 मिलियन शेयर्स रखे हुए हैं, तो ये एक ही गिना जाएगा, ये एक ही गिना जाएगा और ये 49 लोग होंगे। तो यही बात उसने इसके सोल्यूशन में भी मेरा ख्याल है जिक्र किया होगा।
definition of private limited company as constituted Companies Act, along with other conditions, limits the number of 50. In computing this number, from those who are employment of the company would not be counted. जो employment में वो नहीं count होंगे. तो बात समझ में आ गई. Moreover, 2 or more persons hold 1 or more shares in the company jointly, they shall be treated as single member. In this scenario, members are 49, not 54, क्योंकि जिसके पास जाहिर बात है चारों को मिलके है तो एक ही शेयर बनेगा. मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें भी कोई टेंशन की बात आप दोस्तों को नहीं होनी चाहिए. और उम्मीद है प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन आ गई. अच्छा, पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन बड़ी मुश्किल है जी. मैं वैसे टेक्स्ट में पढ़ाता हूं तो इसके उल्टा है, लेकिन यहाँ पर पब्लिक की आसान है. मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी. बात खत्म हो गई. ऐसी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है. प्राइवेट कंपनी की 3 कंडीशन है भजन. अगर इनमें से मतलब मिसाल के तौर पे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन वाला जो क्लॉज है वो रिस्ट्रिक्ट नहीं करती शेयर्स को ट्रांसफर करने की. 50 से ज्यादा मेंबर्स हो गए हैं उसके, या पब्लिकली आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं थ्रू इशू ऑफ शेयर्स, थ्रू डिवेंचर्स, तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक कंपनी. बाय द वे, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई. पब्लिक कंपनी मे और मे नॉट अप्लाई फॉर लिस्टिंग, या लिस्टेड होगी या नहीं होगी ये एक अलग बात है. लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में, जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है, उसमें लिस्टेड होगी या नहीं होगी ये एक अलग चीज है. लेकिन बाय द वे इट इज टू बी ट्रीटेड एज पब्लिक कंपनी. तो पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन की हद तक भी बात समझ में आ गई है. फिर भी है भाई, अगर कोई पूछना चाहते हैं तो आप जरूर पूछ सकते हैं. मैं आगे डिस्कशन को लेके चलना चाहता हूँ. यहाँ रुक गया हूँ. प्लीज जो दोस्त सुन रहे हैं उनसे भी दरखास्त है कि अपनी, अच्छा ये इन्होंने भाई ने पूछा है सवाल, लिमिटेड बाय गारंटी में शेयर जितने खरीदे होंगे उससे ज्यादा गारंटी. जी ये दोनों चीजें बेटा अलहदा हैं. मैंने सवाल अभी देखा, मैंने वैसे तो दोस्त को कहा हुआ था वो मुझे बता दे. लिमिटेड बाय गारंटी में गारंटी एक अलग चीज है और शेयर्स अलग चीज है. पहली बात तो ये समझें. अगर एक कंपनी प्योरली लिमिटेड बाय गारंटी है तो आप अगर उसके शेयर होल्डर बनेंगे या गारंटी होल्डर बनेंगे, तो मेंबर बनेंगे, तो आप कहते हैं कि भाई मैंने 50 लाख की गारंटी आपको दे दी. जब ये कंपनी बंद होगी मैं आपको एसेट्स में कंट्रीब्यूट करने के लिए 50 लाख दे दूंगा. दिस इज कॉल्ड लिमिटेड बाय गारंटी ओनली. लेकिन कई कंपनीज में थोड़ा बहुत शेयर कैपिटल भी रख लिया जाता है. पैसे भी तो चाहिए ना कोई काम शाम करने के लिए छोटा मोटा, तो वो नंबर ऑफ शेयर्स खरीद लिए जाते हैं. अब नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे गए, अगर वो पार्टली शेयर खरीदे गए हैं और उसमें 7.5 रुपए उन साहब जिन्होंने 50 लाख की गारंटी दी थी वो दे दिए, 2.5 रुपए रहते तो 2.5 रुपए इज ट्रीटेड एज लिमिटेड, जो उसकी लायबिलिटी है अप टू द 2.5 मिलियन होगी. मैं उम्मीद करता हूँ कि साहब शबरेज भाई आपको ये बात समझ में आ गई है. प्लीज कंफर्म करें ताकि फिर हम आगे अपनी गुफ्तगू जारी रख सकें. चलिए, थैंक यू. ओके, पब्लिक कंपनी हम जो बात कर रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि पब्लिक कंपनी लिस्टेड भी हो सकती है और अनलिस्टेड भी. लिस्टेड कंपनी कौन सी होती है? जिसकी सिक्योरिटीज यानी कि जिसको हम शेयर्स कहते हैं, आर लिस्टेड इन द स्टॉक एक्सचेंज दैट आर ट्रेडेड एज पर द रेगुलेशंस ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज. और इसी तरह सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड instruments used to raise capital, it is equity instruments and debt instruments, जो भी हो सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेन डेफिनेशन लिस्टेड की ये है कि ऐसी कंपनी, ऐसी पब्लिक कंपनी जिसके शेयर्स और जिसके डिबेंचर्स और जिसके डेट्स वगैरह पब्लिक में स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो और वहां ट्रेड होते हो, खरीदे और बेचे जा सकें, ऐसी कंपनी को लिस्टेड कंपनी कहा जाता है. इसका मतलब लिस्टेड कंपनी की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो मीन्स अ कंपनी, public company or body corporate or any other entity whose securities are listed on security exchange. Securities of Agro Fertilizer Limited are allowed to be traded in Pakistan Stock Exchange. People can buy and sell those shares using the mechanism provided by Pakistan Stock Exchange. Agro Fertilizer Limited would be treated as public listed company. I hope it is clear. कोई मुश्किल नहीं है as a matter of fact. बहरहाल आपके ज़हन में कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछें, क्योंकि आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने अभी शायद ये पहली दफा नहीं पढ़ रहे वो, तो मुमकिन है उनके ज़हन में कोई सवाल आए तो जरूर पूछें. अदरवाइज इट इज अ वेरी इजी सब्जेक्ट, आई हैव टोल्ड यू अर्लियर. इसके बाद
अनलिस्टेड कंपनी कौन सी है? जारी बात है, पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी का मतलब है मेड एन ऑफर, नॉट मेड एन ऑफर टू देयर शेयर्स टू जनरल पब्लिक, हेंस देयर शेयर्स आर नॉट ट्रेडेड ऑन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज. A public unlisted company, however, is entitled to make an offer to the general public as and when seen to, unlike private companies, forbidden to invite. देखिए प्राइवेट में तो आप शायद मांग ही नहीं सकते शेयर्स, आप लोगों से पैसा नहीं मांग सकते, आपस में पैसा अरेंज करना होगा या लोन लेना होगा. पब्लिक कंपनी जब बन गई वो, लेकिन अगर लिस्टेड होगी तो फिर तो थ्रू आप शेयर्स ट्रेड हो सकते हैं, पब्लिक से आप इन्विटेशन प्रोस्पेक्टस के जरिए मांग सकते हैं. लेकिन अनलिस्टेड कंपनी के अंदर आप बिल्कुल जनरल पब्लिक से पैसे मांग सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, क्योंकि इसमें आप पब्लिक कंपनी बन चुके हैं. अब लोग आपको पैसे देते हैं कि नहीं देते, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी अगर कंपनी में पैसे मांगेगी तो कई दफा लोग पैसे नहीं देते, कई दफा दे के शेयर होल्डर बन जाते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जी. दिस इज पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी. आखिरी चीज जो हम अभी इस पब्लिक और प्राइवेट को डिस्कस कर रहे हैं वो पब्लिक सेक्टर कंपनी है. देखें, एक पब्लिक कंपनी होती है, एक पब्लिक सेक्टर कंपनी होती है. पब्लिक सेक्टर का मतलब होता है गवर्नमेंट. पब्लिक सेक्टर कंपनी मीन्स अ कंपनी वेदर द पब्लिक और प्राइवेट, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड, बेनिफिशियली ओन्ड और नॉट लेस देन 51% of the voting securities or right power are held by the government or any agency of the government or statutory body, or in respect of which the government or any agency of the government or statutory body has otherwise power to elect, nominate or appoint majority of the directors, include public sector association, not profit or not for profit licensed by the SECP. अब उसने पूरी कहानी सुना दी आपको ये बात समझाने के लिए कि पब्लिक सेक्टर कंपनी क्या होती है. देखें, एक तो वो ये कहना चाहता है कि पब्लिक सेक्टर कंपनी जो होती है ना भाईजान, वो प्राइवेट कंपनी भी हो सकती हैं और वो पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, पहली बात. लेकिन इसमें शर्त क्या है कि 51% शेयर्स कह लें, इसके अलावा वोटिंग पावर कह लें, वो किसके पास होनी चाहिए, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो चाहे वो पब्लिक हो, वो गवर्नमेंट के पास हो, एनी एजेंसी ऑफ गवर्नमेंट के पास हो, कोई स्टैट्यूटरी बॉडी जो गवर्नमेंट ने बनाई है उसके पास हो, आइदर डायरेक्टली खुद इन्वॉल्व हुई है उन्होंने खरीदे हो, और इवन इनडायरेक्टली, जो इनडायरेक्टली भी किसी और मैकेनिज्म के थ्रू वो इस कंपनी को कंट्रोल कर सकती है और उसके मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर इलेक्ट कर सकती है 51% शेयर होल्डिंग वाले बंदे के पास. वो कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनी कहलाएगी. मेरा नहीं ख्याल है कोई मुश्किल बात है इसके अंदर. प्रोवाइडेड दैट नॉमिनेशन ऑफ द डायरेक्टर्स of the commission on the board of securities under the entity on preparation or law shall not make the public sector company. जारी बात है, कमीशन जो SCCP बनाता है उससे वो पब्लिक कंपनी नहीं बनती. आगे जाके पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि SCCP भी आपके डायरेक्टर अपॉइंट कर सकती है, लेकिन दैट इज नॉट रेटेड टू बी पब्लिक सेक्टर कंपनी. एग्जांपल भी दी है, पाक अरब रिफाइनरी कंपनी है, एक जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का और एमिरेट ऑफ अबू धाबी का, इनकॉर्पोरेटेड बाय पब्लिक कंपनी लिमिटेड कंपनी 1974. गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान होल्ड 60% शेयर्स पार्को के अंदर, 40% शेयर्स आर हेल्ड बाय द पार्को इज पब्लिक सेक्टर कंपनी. आई होप कोई मसला नहीं है. इसी तरह XYZ लिमिटेड कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, listed on Pakistan Stock Exchange as well. Government has no direct and indirect investment in the company. Company is a public company but not for public sector company. I hope पब्लिक सेक्टर कंपनी और पब्लिक कंपनी में आपको फर्क नजर आ गया और लिस्टेड और अनलिस्टेड में भी फर्क समझ में आ गया. बेटा फिर भी अगर कोई मसला हो तो आप जरूर पूछ सकते हैं. यहां तक प्लीज, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क प्लीज. ये जो दोस्त मुझे फिजिकल क्लास में सुन रहे हैं वो भी अपनी फीडबैक दे सकते हैं थ्रू उमामा, ताकि मुझे कंफर्म हो जाए कि आप यहाँ तक पहुंच गए हैं, ताकि हम आगे बात को लेकर चल सकें.
चलिए, गुड गुड, वेरी गुड। जो ऑनलाइन है वो तो खैर सारी बात है साहब, ज्यादा वो पीर ज्यादा सब बता ही रहे हैं। बहरहाल जी आगे चलते हैं। इसी उसका आखिरी एरिया है ये, ताकि टाइप्स ऑफ कंपनी हमारी मुकम्मल हो जाएंगी। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज। होल्डिंग कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज अनदर कंपनीज होल्डिंग इफ बट नॉट ओनली इफ दैट अदर कंपनी इज अ सब्सिडरी। उसने सब्सिडरी को डिफाइन किया है बेसिकली, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। ये मैं यहाँ पहले वन नोट पे चलता हूँ। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, मैं आपको मिसाल देता हूँ पहले। सपोज एक कंपनी है पी लिमिटेड। इस कंपनी ने एस लिमिटेड के कुछ शेयर्स खरीद सकती है। परचेज्ड X percentage of shares in S Limited। ये रहता कंपनी, ये रहता कंपनी। अब इस ट्रांजैक्शन की वजह से पी लिमिटेड जो है वो शेयर होल्डर बन गई इन एस लिमिटेड। ऐसा ही है। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि क्या एस लिमिटेड सब्सिडरी कंपनी है पी लिमिटेड की या नहीं। इसका सवाल का जवाब ये दे रहा है। वो कहता है सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी रिलेशन टू अनदर कंपनी, दैट इज टू से द होल्डिंग कंपनी, जिसे हम पेरेंट कंपनी होल्डिंग कहते हैं, मींस अ कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनना है उसको कंट्रोल उसकी मर्जी के बगैर, उसकी मर्जी ही चलेगी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इलेक्शन के अंदर। दूसरा, exercises or controls more than one half of its voting securities either by itself or together with one or more other subsidiary companies। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई है कि भाई सिंपल सी बात है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में उसने कहा कि एक पॉइंट तो ये है कि अगर वो कंट्रोल कर सकती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और दूसरा वन हाफ मीन्स 50%, मोर देन 50% जो है ना उसके पास वोटिंग राइट्स है। किसके पास? पी लिमिटेड के पास। किसमें? एस लिमिटेड। तो एस लिमिटेड इज ट्रीटेड एज सब्सिडरी कंपनी ऑफ पी लिमिटेड। कंट्रोल, इसका मतलब ये है कि इस वजह से ये कब मिलेंगे? आमतौर पे हम कहते हैं कि अगर 50% से ज्यादा किसी कंपनी ने मोर देन 50% शेयर्स किसी दूसरी कंपनी के खरीद लिए हो तो वो कंपनी सब्सिडरी बन जाती है। पी लिमिटेड ने सपोज 70% शेयर्स खरीदे हुए हैं एस लिमिटेड के। इट इज मोर देन 50%। ये तो बात समझ में आ गई, पहली बात। अच्छा, 50% से ज्यादा खरीदे कोई भी फैसला लेना है मीटिंग के अंदर, उसकी पावर 70% है। तो जारी बात है, मींस विच एवर द डिसीजन पी लिमिटेड वांट्स टू, वो कर सकती है। तो इसलिए पी लिमिटेड इज होल्डिंग कंपनी इन दिस सिनेरियो। इट इज कॉल्ड होल्डिंग कंपनी। और एस लिमिटेड इज ट्रीटेड एज
सब्सिडरी कंपनी। मैं उम्मीद करता हूं बेटा ये बात आप दोस्तों को समझ में आ गई। अच्छा, उसने यहाँ ये नहीं लिखा कि नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 50% से ज्यादा हो, उसने बात की वोटिंग पावर 50% से ज्यादा हो, उसने बात की कंट्रोल हो, मशवरा नहीं, कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब होता है भजन मैं कहता बस खत्म कर, दिस इज कॉल्ड कंट्रोल। ठीक है ना। एक होता है आपकी राय का एहतराम किया जाएगा, लेकिन मानी जाए या ना मानी जाए आपकी हमारी मर्जी है। अगर आपके नंबर ऑफ शेयर्स कम होंगे तो आपकी वैल्यू कम होती है। जब आप कंट्रोल का वर्ड यूज करते हैं तो कंट्रोल का मतलब भाईजान ये है कि बस जो मैंने कह दिया भाई फिर वही होना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप दोस्तों को बेटा समझ में आ गई है। ठीक है। इसी तरह ये लिखा, हाँ कई दफा ऐसा होता है नंबर ऑफ शेयर्स आपके पास थोड़े होते हैं। जैसे हम पीटीसीएल की मैं एग्जांपल दिया करता हूँ, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड की, इसके 26% शेयर्स हैं, वो जो इत्तसलात एक कंपनी है उसके पास, लेकिन कंट्रोल इसके पास है, मैनेजमेंट कंट्रोल है इसके पास। तो इट इज नॉट ऑलवेज द केस कि आप 50% से ज्यादा शेयर होंगे तो ही आपका कंट्रोल आएगा या वोटिंग पावर में आप एक चैलेंजिंग इन्वायरमेंट में दे सकेंगे। लेकिन बहरहाल नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हम ये कहा करते हैं कि अगर किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के 50% या उससे ज्यादा शेयर खरीद लिए हों तो फिर हम यही कहते हैं कि भाईजान वो एक होल्डिंग कंपनी है, और जिसके शेयर खरीदे हैं वो एक सब्सिडरी कंपनी। तो फॉर द पर्पस ऑफ अबव मीनिंग सब्सिडरी कंपनी है, कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी सब्सिडरी कंपनी ऑफ द होल्डिंग इवन इफ द कंट्रोल रेफर्ड इन इज अनदर सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग। जारी बात है, जरूरी नहीं है कि पी लिमिटेड ने डायरेक्टली एस लिमिटेड में शेयर खरीदे हों। कुछ उसने खुद खरीद लिए, कुछ उसकी कोई और सब्सिडरी थी उसने इनडायरेक्टली खरीद लिए इसके। तो इनको एज अ होल मिला के अगर वो वोटिंग पावर 50 से ज्यादा हो गई है तो दैट इज ट्रीटेड टू बी होल्डिंग कंपनी पी लिमिटेड। Composition of the company's board shall be deemed to be controlled by the company that other company has exercised the power exercisable by its discretion, can appoint or remove all or majority of the directors। उसके पास सारी पावर्स है भाई, सारों को या मेजोरिटी मैक्सिमम डायरेक्टर उसकी ही मर्जी से बनेंगे तो कंट्रोल आ गया उसके पास, कोई टेंशन की बात नहीं है। हिल लिमिटेड ओन्स 40% वोटिंग सिक्योरिटीज इन स्टोन लिमिटेड, ठीक है, only but has power to appoint and elect majority of the directors due to the contractual agreement of the shareholder। Company is holding company of, बात क्लियर है। If Stone Limited is holding company due to 80% voting, they being the holding company shall also be considered as holding of Stylish Limited as well। यानी कि अगर मतलब अगर ये सूरत हाल है कि पी लिमिटेड ने एस लिमिटेड में शेयर्स खरीदे हुए हैं सपोज 80%, और एस लिमिटेड ने एम लिमिटेड के शेयर्स खरीदे हुए हैं 60%, तो ये जो पी लिमिटेड है ये ना सिर्फ एस लिमिटेड की होल्डिंग कंपनी है बल्कि ये एम लिमिटेड की भी होल्डिंग कंपनी बन जाएगी। ये बात वो इस एग्जांपल में आपको बताना चाह रहा है। मैं उम्मीद करता हूं बेटा इसमें कोई मसला आपको नहीं होगा। होली ओन्ड सब्सिडी बहुत आसान है कि अगर किसी कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के 100% शेयर खरीद लिए हों, कोई और मालिक ही ना हो उसके अलावा उस कंपनी का, तो वो होली ओन्ड सब्सिडरी कहलाती है। कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी होली ओन्ड सब्सिडरी इफ अनदर कंपनी और स्टैट्यूटरी बॉडी all shares are owned by the other company or statutory body। ABC Limited owns 100% shares shall be deemed to be wholly। मुझे उम्मीद है बात समझ में आ रही है, इसलिए 2 प्रैक्टिस क्वेश्चन इसमें शामिल किए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये क्वेश्चन भी आप देख लेंगे हम मिलके, ताकि आपको दोनों चीजें समझ में आ जाएं, और उसके बाद हम आपसे बात पूछ करते हैं जी। कागान रेशम लिमिटेड होल्ड 60% शेयर्स आउट ऑफ द टोटल कैपिटल ऑफ अनदर कंपनी Naran Seth Limited, NSL। NSL further owns 14% shares of the TIL। NSL also entered into an agreement with other shareholders of TIL to appoint 4 out of 7 directors to be the board। बताएं जी इनका रिलेशनशिप आपस में कंपनीज का क्या है। KRL जो है इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, वो जो दूसरी जो NSL है उसकी होल्डिंग कंपनी है, और
NSL जो है वो KRL की सब्सिडरी है, क्योंकि उसने 50 से ज्यादा शेयर खरीदे हुए हैं, कंट्रोल है उसका। दूसरा, NSL के जो शेयर्स हैं वो तो सिर्फ हैं जो उसने अगर TIL में खरीदे हैं वो 14% हैं, लेकिन भाईजान जो NSL है वो आउट ऑफ 7 4 डायरेक्टर्स TIL के बना सकती है, 4 आउट ऑफ 7 मेजोरिटी की बात हो गई, तो इसलिए NSL will be treated as holding company for TIL and TIL is holding as a subsidiary of NSL। और एक रिलेशन और है जो KRL, NSL और TIL है, इनमें देखिए KRL NSL का होल्डिंग बन गई, NSL TIL की होल्डिंग बन गई। रीजन हमने देख ली, KRL इनडायरेक्टली TIL की होल्डिंग है। रीजन कि वो इनडायरेक्टली भी इसको कंट्रोल कर सकती है। सो एज पर डेफिनेशन ऑफ द होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, KRL इज आल्सो होल्डिंग कंपनी ऑफ TIL डायरेक्टली। तो ये इसका जवाब है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप दोस्तों को ये होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह उसने कहा Masters Limited has made equity investment in Abbas Limited in the light of Companies Act. Under what circumstances ML classify AL as its subsidiary? कब होगा? जब वो कंट्रोल करेगी कंपोजिशन ऑफ द बोर्ड को। कब होगा? जब 1/2 से ज्यादा उसकी पास पावर्स होंगी तब। आई होप इट इज क्लियर। प्लीज अपनी फीडबैक जरूर दें। जो दोस्त मेरे साथ इस वक्त ऑनलाइन हैं वो भी, और जो इस वक्त मेरे साथ ऑफलाइन हैं उनके बिहाफ पर मुझे प्लीज कंफर्म करें, क्या ऐसी बात तो नहीं कोई जल्दी में करवा दिया हो, समझ ना आई हो, लॉजिकली चीजें समझ नहीं आ रही, तो जरूर पूछ सकते हैं जी। हमने आज जो डिस्कशन की है वो आपके सामने है, टाइप्स ऑफ कंपनीज पे काम किया है जी। शुक्रिया शबरेज भाई। आप मेरे ख्याल में पहली दफा पढ़ रहे हैं, तो आपको कॉर्पोरेट लॉ पढ़ने में इंशाल्लाह एंजॉय भी करेंगे आप। आपके लिए टेंशन नहीं होनी चाहिए इंशाल्लाह ताला जी। और जो इस वक्त हमारे साथ ऑफलाइन है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपनी फीडबैक, उमामा भाई अगर हैं तो वो दे दें, या बाकी अगर कोई एहसन भाई आप सुन रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें कि क्लियर है या नहीं। चलें, अच्छा आवाज वगैरह भी ठीक आती रही है बेटा? चलें मामा, गुड, थैंक यू। आवाज वगैरह ठीक आ रही है आपको? चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। प्लीज ख्याल ये रखना है कि देखें, वन बाय वन, बिट बाय बिट हम पढ़ते जा रहे हैं, और इसको इसी तरह से आपने समझना है, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। होल्डिंग कंपनी और सबसे मतलब देखें, हमने अगर टाइप्स ऑफ कंपनी आपसे पूछी गई तो लॉजिकली चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखें आज हमने क्या काम किया, आज हमने शुरू की बात कंपनी क्या है, डेफिनेशंस की बात हुई, डेफिनेशंस एंड टाइप्स ऑफ कंपनी। डेफिनेशन में कंपनी की डेफिनेशन है, कंपनी लॉ की डेफिनेशन है, बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन थोड़ी टेक्निकल थी वो पढ़ी, फॉर्म कंपनी की डेफिनेशन पढ़ी, बस खत्म। इसके बाद टाइप्स ऑफ कंपनी में हमने क्या पढ़ा, अगर लायबिलिटी के मुताबिक देखा जाए, लायबिलिटी बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, लिमिटेड बाय शेयर्स और अनलिमिटेड कंपनी। फिर पब्लिक प्राइवेट में प्राइवेट दो तरह की है, एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड सिंगल मेंबर कंपनी और अदर देन सिंगल। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन में क्या चीजें देखी वो आपके सामने है। पब्लिक भी दो तरह की है, लिस्टेड एक अनलिस्टेड, और इवन पब्लिक सेक्टर कंपनी का भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट था। होल्डिंग और सब्सिडी का भी पढ़ लिया। एक दफा जाके बेटा इसको रिवाइज कर लीजिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आज का लेक्चर आप दोस्तों को समझ आएगा, आ गया होगा। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला 3:15 पे ही। बहुत मेहरबानी, अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान जिंदाबाद।